गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आवाज गुड आ रही है? मॉर्निंग सर। ओके 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 ओके। बुक्स परचेज कर लीजिए बेटे सबने। बुक्स परचेज कर लीजिए बेटे सबने बुक्स। बुक्स परचेज कर लीजिए बेटे। पिछला जो आपने पढ़ा था, हाँ बेटे बोलो बेटे। बुक्स ली कि नहीं ली आपने? नहीं सर। ले ली क्या बुक्स सबने? नहीं ली हो तो बेटे आज व कल बुक्स लो, क्योंकि बिना बुक्स के आप इससे फिर एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए तो चैप्टर बुक्स का आवश्यकता पड़ेगी ना एक्सरसाइज सोल्व करने के लिए। तो आप तो देखिए, जो पहले हमने पढ़ा था, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वर्ग व्यय वर्ग में। हमारा जो चैप्टर था वो था वर्ग व्यय वर्ग में। उसमें हमने पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान, पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग ज्ञात करना, उसका इकाई अंक क्या होगा, अगर संख्या का इकाई अंक ये है तो उसके वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा, या उसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, इस प्रकार की हमने जानकारी की थी। और उससे संबंधित क्वेश्चंस भी आपको मैंने सेंड किए थे। आपने, आशा है कि आपने उसको हल किया होगा। आज उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए उसी क्रम में हम पढ़ेंगे विषम संख्याओं का जोड़। उसी चैप्टर में है विषम संख्याओं का जोड़। विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्याएं। अब विषम संख्याओं के जोड़ से मतलब विषम संख्याओं के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। किसे कहते हैं विषम संख्याएं? जो ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित नहीं हो, दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये सब क्या है? ये विषम संख्या ही है। ये सब क्या है? विषम संख्या। ये सब क्या होंगी? विषम संख्या। अब क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा, जोड़ क्या होगा बिना जोड़े? ऐसे जोड़ करके जैसे 1 + 3 4 + 5 9 + 7, ये तो ऐसे तो हर कोई जोड़ देगा। लेकिन बिना जोड़े आप कैसे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो आज हम इसमें सीखेंगे। तो देखिए, एक, अगर एक विषम संख्या है, क्या है? एक पहली विषम संख्या है, का योग क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। एक्चुअली एक विषम संख्या है एक, तो उसका क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। 1 + 3 क्रमागत आ गई, 1 + 3। पहली विषम संख्या 1 है, उसके बाद 2 आता है तो 2 तो सम संख्या है, विषम नहीं है। तो उसके बाद में नेक्स्ट कौन सी विषम संख्या आएगी? 3। तो 1 + 3, अब कितनी विषम संख्या हो गई? 1 और 3 2 हो गई ना। तो इनका योग क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो कितना? 1, 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो दो विषम संख्या ना, तो 2 का वर्ग कर दो, और 2 का वर्ग कितना है? 4। वैसे जोड़ेंगे तो 1 + 3 कितना आ गया? 4 ही आ गया। फिर 1 + 3 + 5,
पहली विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या और ये थर्ड विषम संख्या, 5 ही आता है। इसका योग क्या हो जाएगा, कितनी है, 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो। कितनी विषम संख्या है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया, और कितना हो गया, 9। जोड़ोगे से 5 और 3 8 और 1 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 + 3 + 5 + 7, कितने विषम संख्या है, 1 2 3 4, कितनी विषम संख्या है, 4 है। तो इसका वर्ग क्या, इसका योग कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ऐड कर लो, यहां तक 9 हो गया था, 9 + 7 कितना आ गया, 16 आ गया। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, कितने विषम संख्या है, 1 2 3 4 5, तो कितना, 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, कितनी विषम संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 होगी। तो 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 हो गया। तो इस प्रकार से अगर क्रमागत विषम संख्याएं हमें दी गई हो और उनका योग यदि पूछ रहा है, क्रमागत विषम संख्याओं का योग यदि पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, उनका योग क्या होता है कि उसका कितने संख्याएं हैं उसका वर्ग कर दो। अब इसे आप क्या कह सकते हैं कि पहली प्राकृत संख्याएं जो हैं, n प्राकृत संख्याओं का जो योग है वो क्या होता है, पहली n आता है, पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। n स्क्वायर का मतलब n के यहाँ पर संख्या, जैसे 1 है तो n का मान 1, यहाँ n का मान कितना हो गया 2, या n का मान कितना हो गया 3, या n का मान कितना हो गया, यानी 1 2 3 4, यहाँ कितना हो गया 5, तो ये n का मान है। तो n स्क्वायर मतलब जो n की काउंटिंग है उसका वर्ग कर दो, वही उन संख्याओं का क्या हो जाएगा, योग होता है, वही उनका क्या होता है, योग। यानी पहली n विषम जो है, पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो गया, n स्क्वायर। पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो गया, n स्क्वायर हो गया। तो आराम से इसमें कोई समस्या नहीं है, आराम से कर सकते हैं भाई। कितनी संख्याएं हैं, बस उसमें n का मान क्या होगा, काउंटिंग संख्याओं की संख्या कितनी है, n का मान क्या है, अब उसका वर्ग कर दो, जितनी संख्या हो जाएगी। इसके बाद देखिए कि क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, यानी किसी भी संख्या का वर्ग है, उस पूर्ण वर्ग संख्याओं को दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में कैसे लिखा जाता है, इसको आप नोट कर लेंगे। या हम कहें क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, या कहें किसी भी पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को दो प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में लिखना। जैसे 3 का वर्ग क्या है, 3 का वर्ग, अब 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। अब इसको ऐसी दो प्राकृत संख्याओं के रूप में क्रमागत, जिनको जोड़ने पर लो आए, तो कितना हो गया, जैसे 9 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 4 + 5 लिख सकते हैं, ही नहीं लिख सकते। 4 और 5 दोनों क्या है, प्राकृत संख्या तो है, 4 और 5 दोनों क्या है, प्राकृत संख्या है। तो आप दोनों को क्या लिख सकते हैं, दोनों के योग के बराबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, दोनों के योग के बराबर लिख सकते हैं ना भाई। 9 का, अब ये कैसे लिखेंगे, जैसे ये तो इजी था इसलिए हमने लिख लिया, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा,
तो देखिए इसका पहली संख्या, भाई दो संख्याओं के रूप में लिख रहे हैं ना इसको, कोई सी भी संख्या उसको दो क्रमागत संख्याओं के रूप में लिखना अपने को, प्राकृत संख्याओं। तो पहली संख्या का फॉर्मूला तो हो गया, पहली संख्या तो आ गई n स्क्वायर माइनस 1/2, और दूसरी संख्या यहां पर हो गई n स्क्वायर प्लस 1/2। n, यहाँ n बराबर क्या है, n एक प्राकृत संख्या तो है, जैसे यहाँ पर या 3 का स्क्वायर है तो n बराबर ये कितना हो गया, 3 हो गया। जैसे माना यहाँ 5 का स्क्वायर आ जाए तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। अब 25 को हमें क्या करना है, क्रमागत दो प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो पहली संख्या के लिए तो क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला, तो n स्क्वायर माइनस 1/2, n का मान कितना है यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1/2, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 25 माइनस 1 कितना हो गया 24/2, कितना आ गया 12 आ गया। फिर दूसरी संख्या n स्क्वायर प्लस 1/2, 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 1/2, 25 प्लस 1 कितना हो गया 26, डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 13 हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 12 प्लस 13, 12 प्लस 13, इस प्रकार से लिखते। तो कोई भी प्राकृत संख्या का योग है या कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसको हमें इस प्रकार से, बड़े अपने एक तो वीडियो ऑन करो और अनम्यूट करो और वीडियो भी ऊपर ऑन रखो आप, ताकि कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूं आप बताएंगे मेरे को। वीडियो ऑन कर ले अपना वीडियो और आवाज भी अनम्यूट कर ले। अनम्यूट करें बेटे, एक की अभी तो मोनिका ने किया है। हाँ, वीडियो भी चालू करें अपना वीडियो भी चालू करें बेटे। हाँ, वीडियो भी ओपन रखें। हाँ बेटा ध्यान दें, ये समझ में आया कि किसी भी संख्या का जो वर्ग है, किसी भी संख्या का, ये गरिमा और अंशिका, ये ओपन करो बेटे, वीडियो भी ऑन करो अपना। दीदी अब देखिए भैया, मैंने बताया भी किसी भी संख्या का जो वर्ग है उससे हमें क्या करना है, दो प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो उसके लिए आवाज नहीं, मैं पूछ तभी बोल रहा है, वैसे आवाज नहीं। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि पहली प्राकृत संख्या का n स्क्वायर माइनस 1/2 और दूसरी का n स्क्वायर प्लस 1/2, ये होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर 7 स्क्वायर है, अब 7 का वर्ग हो गया कितना 49। अब 49 को हमें बेटे आवाज ध्यान कहाँ पर, जहां ध्यान होना चाहिए सामने, ऐसे फिर मतलब नहीं क्या समझ में आएगा आपको। 7 का वर्ग है 49 हो गया। अब 49 को अपने को क्या करना है, दो क्रमागत का मतलब जानते हो ना आप, एक के बाद जैसे 5 के बाद में क्या आएगा 6, 6 के बाद में क्या आता है 7, तो 5 और 6 दोनों क्रमागत संख्या हो गई, 6 और 7 दोनों क्या होगी क्रमागत संख्या हो गई, 7 और 8 क्रमागत। तो ऐसे दो क्रमागत, जैसे यहाँ पर 25 को अपने 12 प्लस 13 के रूप में लिखा, तो 12 प्लस 13, 12 और 13 दोनों क्रमागत संख्या है या नहीं है, क्रमागत तो 12 प्लस 13। अब ऐसे ही 49 को हमें क्या करना है,
दो क्रमागत संख्याओं को प्राकृत संख्या के रूप में लिखें, योग के रूप जोड़, यानी उन दोनों को जोड़े तो 49 है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पहली संख्या का n स्क्वायर माइनस 1/2, n का मान कितना है यहाँ पर 7, तो 7 स्क्वायर माइनस 1/2। अब 7 का वर्ग कितना होगा बेटे, 7 का वर्ग कितना होगा 49 49। अब 49 माइनस 1, 49 माइनस 1 कितना हो गया 48 48, और 48/2 कितना हो गया 24 हो गया। कितना हो गया 24। ऐसे ही दूसरी संख्या के लिए n स्क्वायर प्लस 1/2 आ गया, 7 का स्क्वायर प्लस 1/2। अब 7 का वर्ग कितना है यहाँ पर वही 49, और 49 प्लस 1 कितना हो गया 50। तो 50 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 25। तो हम 7 के वर्ग 49 को हमें कौन सी दो क्रमागत संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, योग के रूप में लिख सकते हैं 24 प्लस 25। तो ऐसे कोई भी संख्या अगर आपको दी गई हो, कैसी भी संख्या, तो आप उसको दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हो कि उसके वर्ग को लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। अरे कोई भी संख्या दी गई हो उसको आप लिख से नहीं सकते क्या। यस सर। जैसे 11 का वर्ग आ गया, वो कह रहा 11 का वर्ग है। अब 11 का वर्ग कितना होगा 121, 121। अब हमें 121 को दो प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में लिखा, जिसे इसको हमने 24 प्लस 25 लिखा, तो 24 प्लस 25 कितना 49 ही तो होता है। तो वैसे 121 को लिखना अपने को। अब उसके लिए दो संख्याएं होंगी क्रमागत, तो पहली संख्या n स्क्वायर माइनस 1/2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। n का मान कितना है यहाँ पर 11, तो जिसका वर्ग ज्ञात है, तो 11 का वर्ग कितना होगा 11 वर्ग माइनस 1/2, 11 का वर्ग कितना होता है 121, 121 होता है माइनस 1, तो 121 माइनस 1 कितना हो गया 120 हो गया ना। और 120 कितना हो गया 60 आ गया, कितना आ गया 60। अब दूसरी संख्या n स्क्वायर प्लस 1/2, 11 का स्क्वायर प्लस 1/2, वो 11 का वर्ग 121, और प्लस ये कितना हो गया 122, और डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 122 में भाग दो 61। तो 11 का वर्ग जो है 121, उसको हमने कौन सी दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं 60 प्लस 61 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यस सर। 60 प्लस 61। तो ऐसे ही कोई सी भी संख्या अगर आपको दे दी जाए तो उसको आप इस रूप में दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो आप लोग लिख सकते हो। तनीषा की वॉल्यूम नहीं आ रही, म्यूट कर रखा आपने, लिख सकते हो। यस सर। हाँ वेरी गुड। तो ये समझ में आ गया आपको, इसमें कोई दिक्कत यस सर। कोई समस्या नहीं है ना, ठीक। इससे संबंधित ओबीटी है, ओबीटी दे रहा हूं, इससे अभी जो पढ़ाया उससे संबंधित ओबीटी दे रहा हूं मैं आपको, वो नोट करेंगे आप। निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। इक्कीस का वर्ग, 13 का वर्ग,
15 का वर्ग और 19 का वर्ग। एक तो ओबीटी प्रश्न ये हो गया। ये क्या 21 का वर्ग, 13 का, 15 का, 19 का। इसको जो अभी मैंने बताया था आपको उस हिसाब से इस प्रश्न को हल करना। उतार लो फटाफट, इसको नोट करो ओबीटी को। नोट कर लिया बेटे ओबीटी? ओबीटी सबने नोट कर लिया? यस सर। ओके। अब देखिए नेक्स्ट हम इस पढ़ेंगे दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं। तो दो क्रमागत सम या विषम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। देखिए कोई भी संख्या है, दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब आप जानते हैं ना, क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से। जैसे 5 इंटू 6, 7 इंटू 8, 9 इंटू 10। देखो 9 के बाद 10 ही आता है, 7 के बाद 8 आता है, 5 के बाद 6 आता है। तो ये क्रमागत कहलाती है। ये संख्याएं क्या कहलाती हैं आपस में? क्रमागत संख्या। तो इनका गुणनफल हमें ज्ञात करना है बिना गुणा। ऐसे तो गुणा करके तो हर कोई निकालता है, लेकिन बिना गुणा किए शॉर्ट विधि से कैसे निकाला जाता है वो देखिए। जैसे एग्जाम्पल 11 इंटू 13, 11 इंटू 13। अब गुणा करके तो 11 इंटू 13 हमें पता है, गुणा करने पर तो कितना आ गया इसका? 143 आता है। कितना आता है? 143। गुणा करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन बिना गुणा किए, बिना गुणा किए हम इसको कैसे हल कर सकते हैं वो देखिए। तो देखिए 11 और 13 दोनों के बीच की संख्या क्या आ रही है? 11 और 13 दोनों के बीच की संख्या 11 और 13 के बीच की संख्या कौन सी बटे? 12। 12 है ना। तो देखिए इसको हम 11 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? तो 11 को हम कैसे लिख सकते हैं? 11 को 12 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? यस सर। लिख सकते हैं ना। मल्टीप्लाई इंटू 13 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12 प्लस 1 लिख सकते हैं। भाई 11 को हम लिख सकते हैं 12 माइनस 1, और 13 को हम लिख सकते हैं 12 प्लस 1। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? तो ये 11 हो गया, ये 12। अब आपने पिछली कक्षा में एक सर्वसमीकरण पढ़ी होगी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सर्वसमीकरण क्या होती है? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में गुणा के रूप में। तो ए स्क्वायर यानी पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? ऐसे एक सर्वसमीकरण होती है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गया इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। क्या हो गया ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। पहली संख्या दोनों संख्याओं का योग इंटू दोनों संख्याओं का अंतर। तो इसको पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है भाई, दोनों संख्या 12, एक संख्या 12 है और दूसरी संख्या 1 है। तो एक बार तो घटा रहे हैं, एक बार जोड़ रहे हैं। बीच में किसका चिन्ह है? मल्टीप्लाई का। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? इस तरह से मतलब पहली संख्या का वर्ग। तो पहली संख्या क्या है? 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस दूसरी जगह 1, तो 1 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर तो कितना हो गया? 144, और ये -1 तो कितना आ गया? 143। तो मल्टीप्लाई करने पर भी कितना था? 143 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? और ऐसे निकाला हमने, कितना आ गया? 143। तो बिना गुणा किए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। 13 इंटू 15, 13 इंटू 15 देखिए। अब 13 और 15
13 और 15 के बीच की संख्या कौन सी आ गई? 13 और 15 के बीच 14 आ रही है ना, 14। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं? 14 माइनस 1, 13 को तो कैसे लिखेंगे? 14 माइनस 1 मल्टीप्लाई, ये हो गया 14 प्लस 1। हो गया कि नहीं हो गया? अब 14 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना आता है? 14 का स्क्वायर बताओ बेटे। अरे 196 होता है क्या? है 196 तो होता है, और माइनस 1 तो कितना आ गया? 195 आ गया। तो 13 इंटू 15 कितना आ गया? 195, बिल्कुल सीधा सीधा होगा। तो कोई भी दो क्रमांक संख्याएं, चाहे वो सम हो या विषम, ये तो हमने विषम की बात की, अब सम संख्या देख लेते हैं। कोई भी दो क्रमांक सम संख्या, जैसे 12 इंटू 14, 12 इंटू 14, तो दोनों के बीच की संख्या कोई 13, 12 और 14 के बीच की संख्या कौन सी आ गई? 13। तो इसको लिखेंगे 12 को तो लिखेंगे 13 माइनस 1, और ये हो गया 13 प्लस 1। ये तो क्या हो गया? 13 माइनस 1 हो गया, और ये क्या हो गया? 13 प्लस 1 हो गया। 13 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 13 का वर्ग कितना होता है? 169, और माइनस 1 तो 168 आंसर आ गया। कितना आ गया? 168 आ गया। तो इस प्रकार से कोई भी क्रमागत, कोई भी संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं, चाहे क्रमागत सम संख्याएं हो या फिर विषम संख्या, क्रमागत सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल है वो आप इस मेथड के द्वारा हल कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत। इसको नोट करो। नोट कर लो फटाफट इसको। नोट कर लिया बेटे? ठीक। अब देखिए, वर्ग संख्याओं के कुछ प्रतिरूप हैं जिनको डायग्राम की सहायता से हम आसानी समझ सकते हैं, और उस प्रकार की संख्याओं का जो है वो बिना गुणा भाग के हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। कुछ प्रतिरूप देखिए। कुछ और प्रतिरूप देखिए। एक एक का वर्ग, एक का वर्ग क्या होगा? एक होगा। एक का वर्ग क्या होगा? एक। अब अगर इसमें और बढ़ा दें, एक ही तो बढ़ाया हमने, एक और इंतजार हो गया, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा? एक से एक आ गया, दो, 1 2 1 आ गया। कितना आ गया? 1 2 1। अगर एक और लगा दे, 111 कर दे तो
1 2 3 हो गया 1 2 3। अब 3 तो है, फिर 2 1 यानी 1, फिर यहाँ नीचे 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा। इधर से एक बढ़ाते जाना है, 1 2 3 4 आता जाएगा, इधर दोनों तरफ समान संख्याएं चलती जाएगी। या 4 हो गए ना, कितने हो गए 4, तो यहाँ तो आ गया 4 3 2 1 3 2 1 ऐसे चल रहा है। 1 2 3 4 5 हो गया, एक सिंगल सिंगल, तो क्या कहता है कि यहाँ कितना आ जाएगा 5 4 3 2 1 4 3 2 1। ये 6 हो गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा इसके नीचे 6, फिर 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1। यानी जितने एक बढ़ते जा रहे हैं, इससे क्या आइडिया लग रहा है आपको कि जितने एक बढ़ रहे हैं, जितने एक है 1 2 3 4 5 6, तो बीच में तो कितना आ जाएगा 6, उसके उधर 5 4 3 2 1 और इधर भी 5 4 3 2 1। ऐसे कितने एक आए, इससे एक पिरामिड बना, प्रतिरूप बना सकते नहीं बना सकते आप इससे? 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो बीच में कितना आएगा 8 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा 8? और इसके इधर 7 6 5 4 3 2 1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इधर भी 7 6 5 4 3 2 1। तो जितने एक हैं उतने संख्या बीच में लिखो, फिर उससे घटते क्रम में इधर भी और इधर भी घटते क्रम में एक तक संख्या लिख दो, ये इसका वर्ग होगा, इसका वर्ग ये होगा, इसका वर्ग ये होगा। तो आराम से इसे आप पहचान सकते हैं। इस प्रकार की संख्या आ जाए तो उसका बिना आपको गुणा किए, बिना कैलकुलेशन किए आप डायरेक्ट उसका आंसर दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं? बोलो आंसर दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं? यस सर। दे सकते हो ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कितने 1 है इसमें 11, तो कहां से 9 ले लो, 9 आ गए, तो कितना आएगा बीच में 9 आएगा, आएगा 9। फिर इधर घटते क्रम 9 से कम 8 7 6 5 4 3 2 1, इधर भी 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इस प्रकार से एक प्रतिरूप बन जाता है, और ये प्रतिरूप की सहायता से हम आसानी से जैसे एक एक बढ़ता जा रहा है वैसे आप बढ़ा सकते हैं। नोट करो इसको भी। नोट कर लिया गया? यस सर। यस सर। अब देखिए, जैसे 11 का वर्ग कितना होता है 121, 121 होता है। अब इसमें बीच में एक जीरो लगा दे 101 का वर्ग, तो देखिए 101 का वर्ग में क्या होगा, 2 तो रहेगा ही रहेगा, देखिए इसको लिखो 1 2 1 ऐसे तो लिखेंगे भाई। देखिए 11 का वर्ग 121 हो गया ना, समझ रहे हैं इससे? अब 101 का वर्ग, 101 के वर्ग के लिए 11 1 2 1 ये तो आएगा। बीच में कितना जीरो है, कितना जीरो बीच में? एक। एक, तो एक जीरो इधर और एक जीरो इधर लगाना, 1001 का वर्ग आ गया। तो वही 1 2 1 तो लिखेंगे लिखेंगे, यहाँ बीच में कितने शून्य? 2 2 जीरो है,
तो 2 0 इधर और 2 0 इधर लगा दो, ऐसे आ जाए। तो क्या करना अपने को, वही 1 2 1, कितने शून्य बीच में, कितने जीरो है, 3। 3। तो यहाँ 1 2 3 और 1 2 3। तो ऐसे जीरो बढ़ते जाएंगे तो आप यहाँ जीरो बढ़ाते जाएंगे क्या भाई, यहाँ क्या है, यहाँ जितने जीरो बढ़ेंगे इनके बीच में 1 2 1, ये तो लिखना है, और बीच में जितने जीरो है उतने जीरो इधर लगा दो और उतने जीरो इधर लगा दो। अब देखिए 1 2 1, कितने जीरो है बीच में, 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो है, 6। कितने जीरो, ध्यान इधर, 6 जीरो है, ठीक है ना। कनिष्ठा कहाँ जाना है, सामने देखिए 6 जीरो है ना, तो बीच में कितने जीरो आ जाएंगे, 6 इधर और 6 इधर। इस प्रकार से आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो बताओ, इस प्रकार से प्रतिरूप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, यस सर। बना सकते हो ना सब लोग। हाँ, तो इस प्रकार से अपने को करना है। ये अपना चैप्टर जो था, चैप्टर 6.1 कंप्लीट हो गया आज। अपना चैप्टर जो 6.1 है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया, कंप्लीट। और जो पहले प्रतिरूप बनाया था आपको, पहले प्रतिरूप, पहले एक 1 1 वाला प्रतिरूप बताया था ना, उसके आधार पर, और ये आपको 6.1 जो चैप्टर 6.1 है उसको आपको कंप्लीट हल करना है, ठीक है। कोई भी समस्या अगर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो उसको फिर अपना नेक्स्ट क्लास जो अपनी आएगी उसमें हम उसको सोल्व करेंगे। और कोई समस्या बोलो बेटे, क्लास के दौरान और कोई समस्या आज समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। सबके समझ में, अनम्यूट करो बेटे, मोनिका, गरिमा, अंशिका, सबके समझ में आएगा बेटे। यस सर। हाँ, सबको इसको चैप्टर कॉल करना है, बुक से मंगवा लेनी है पेरेंट्स को बोल करके, और पहले इसको फेयर कॉपी में हल करना है, और उसके बाद आपको किसमें हल करना है इसको, पहले रफ कॉपी में और फिर इसको फेयर को। अभी कौन कौन है नया नया बेटा, लेट कैसे हो जाते हो, और टाइम से आप जैसे क्लास का जो शेड्यूल आता है उसी टाइम पर आप क्लास ज्वाइन करें, इस बात को आप विशेष जान लें, ठीक है बेटे। ओके, आज क्लास अपनी यहीं पर, चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ओके ओके। ओके।